जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें यूट्यूब पे जिंदा रखें। ईरान के शाह से पराभूत अब्दाली भारत में बड़े योजनाबद्ध तरीके से एक एक प्रदेश से मराठों को निपटना चाहता था और वैसा काम भी उसने शुरू किया। खैबर हो गया, अटक, उत्तर पंजाब, दक्षिण में सरहिंद पंजाब तक, हरियाणा, दिल्ली, रोहिलाखंड, यानी आप समझ लो सिंधु से यमुना तट तक, और यमुना तट के बाद चंबल तक मराठों को पीछे खदेड़ा जा चुका था। और शायद इसलिए मैंने 3-4 बार कहा है कि नियति ने 1761 पहले तकरीबन 12-13 महीने पहले ही मराठों की हार निश्चित कर दी थी नियति ने। यहाँ मराठे एक एक इंच संघर्ष करते करते पीछे ढकेले जा रहे थे। उस समय के शायद हमारे जो मराठी शाही के जो रणनीतिकार होंगे, उन्होंने परिस्थिति का आकलन ठीक ढंग से शायद नहीं किया। धर्मांध जानवरों पे उन्होंने दिखाया हुआ जो अति विश्वास है ना, और बेफिक्र जो बने रहे, हाँ, उसका ये परिणाम था कि मराठों ने जहां भगवा फहराया था 1 साल पहले, वहां से मराठे खदेड़े जा चुके थे। ये उसका शायद परिणाम था। अब्दाली को वायव्य और उत्तर भारत में ग्राउंड के सिस्टम का बड़ा फायदा मिल रहा था। यह हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रदेश पर युद्ध में मराठों ने जीतकर वहाँ भगवा तो लहरा दिया, ये तो बात ठीक है, लेकिन नीचे ग्राउंड की जो सारी सिस्टम थी वो अभी भी मोमिनों के हाथ में थी। लेकिन फिर भी मित्रों, मराठों ने तकरीबन 2-2.25 हजार किलोमीटर दौड़ लगा के युद्ध जीत के वहां भगवा लहराया है। 1758 में तो खैबर में 2 दिन वहां मराठे रुके हुए थे। अंजूर का किला भी उन्होंने किले पे कब्जा कर लिया था। कंदहार तक दौड़ लगाने की चाहत मराठे रख रहे थे। ईरान के शाह का न्योता भी, आपको अगर याद होगा, मैंने आपको बताया है कि ईरान के शाह ने न्योता भी भेजा था कि भाई यहाँ ईरान से युद्ध अब्दाली हारा है और हारे हुए अब्दाली को आगे से ईरान का शाह और पीछे से मराठा, ये दोनों बहुत बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाले थे। लेकिन दुर्भाग्य है, नियति को ये भी मंजूर नहीं था। और भी एक कारण था, ये हमारे धर्मशास्त्र के पंडितों ने गत 1400 साल से केवल और केवल भय के चलते 6 प्रकार की बंदी हिंदुओं पर लगाई थी। और उस 6 प्रकार की बंदी में सिंधु बंदी और सागर बंदी, ये दोनों बंदियां थी। इसके बारे में मैंने एपिसोड किया है, मैं उसकी लिंक मुझे मिलने के बाद आप पे डाल दूंगा। ये साला ये जो डर हमारे धर्मशास्त्र पंडितों ने जो दिखाया था ना, भय के चलते, सिर्फ भय के चलते कि भाई सागर पार हिंदू ना करे, सिंधु नदी के पार हिंदू ना जाए। क्यों भाई, क्यों, क्या है वहां पे? लेकिन इन लोगों ने बंदी डाल दी, उस बंदी ने भी घात किया। हम कभी भी आक्रांता नहीं रहे, ना आक्रांता कभी होंगे, दूसरे के घर पर हम कब्जा नहीं करते। आज भी यही नैरेटिव चलता है, कोई दूसरा चलता है क्या? सोच लो भाई, ये लोग इतने भय के मारे, इतने, क्या कहते हैं हिंदी में, वो जमीन के नीचे सर अपना जो रखते हैं ना, वैसे जमीन के नीचे इन्होंने सर डाला हुआ है। भाई प्रभु श्री राम का उदाहरण आपको याद नहीं आता? हाँ,
प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, पूरी लंका जला दी, लेकिन लंका पे कब्जा कभी भी नहीं किया। वही रावण के विभीषण को राजा बना के वहां से लौट आए। हाँ, सत्ता लोभ वहां प्रभु श्री राम ने नहीं दिखाया। ये उदाहरण कम है क्या? आप भी कंधार जाते, हाँ, अब्दाली की ऐसी की तैसी कर देते, मार काट करते, कंधार और काबुल जला के राख कर देते, मार काट के वहां से निकल आते। नहीं हुआ मित्रों। अटक से इटावा तक इस्लाम ने अपनी जड़ें यहाँ की स्थानिक सत्ता के इर्द गिर्द 1000 साल से इतनी मजबूत कर दी थी कि ये मात्र 2-4 साल में मराठे उखाड़ने की बात तो बहुत दूर की है, उस सिस्टम को हाथ भी नहीं लगा पाए, कोई भी नहीं लगा सकता। सिस्टम को ललकारने का ये एक बहुत अद्भुत अद्वितीय काम भारतवर्ष में, मुझे मैं इन 1400 साल की बात कर रहा हूं, किसी ने नहीं दिखाया, मात्र मराठों ने दिखाया। ये बहुत बहुत ज्यादा अद्भुत काम है कि इस्लामी सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ भारत में मराठों ने ललकारा। लेकिन 1000 साल की गंध थी, समय तो लगना ही था। सनातन धर्म के अधमरे शरीर में एक बार फिर जान फूंकने का काम इन मराठी अटक विजय ने करके दिखाया, ये निश्चित। और उसके लिए त्रिवार नहीं, 1000 बार मैं उनके पांव पड़ूंगा, उनका वंदन करूंगा, तब भी वो कम होगा। इतना अद्भुत काम मराठों ने किया है। दिल्ली में 1 मई 1760 को मराठों ने जीत हासिल की। उसके बाद 1 महीना तकरीबन मराठे दिल्ली में रहे। तब अब्दाली कोलजयेश्वर के पास वहां पे शिविर लगाए बैठा था। अब 1760 में मित्रों वर्षा ऋतु भी समय से पूर्व आके टपका। सारी उत्तर की नदियां उफान पे थी। तो उसमें ये जो हमारे गुरुजी ने मैंने कल बताया ना कि गोविंद पंत पे आरोप लगाया था कि योग्य समय पर गोविंद पंत का नावों को उपलब्ध ना करना ये हमें महंगा पड़ा। तो ये आरोप गुरुजी ने गलत नहीं लगाया था। और विषम परिस्थिति में जो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता है वही महापुरुष कहलाता है। शायद गोविंदराव पराक्रमी पुरुष तो थे, लेकिन महापुरुष के कैटेगरी में गोविंदराव इसीलिए नहीं आते कि शत्रु प्रदेश का तट था, शत्रु प्रदेश की नावें थीं, जमा करना कठिन था, वगैरह 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 सब अभी तो हमें भी सब मालूम है। परिस्थितियां बहुत ज्यादा विषम थी, लेकिन उसी विषम परिस्थिति को अपने पक्ष में करके अपने पक्ष में जो करता है वही तो श्रेष्ठ कहलाता है। हाँ, गोविंद पंत वहां पे कम पड़े, थोड़ा सा है ना, कर्तृत्व नहीं दिखा पाए। 1760 में मराठों के पास क्या बचा था? इटावा क्षेत्र बचा था, थोड़ा बहुत प्रयागराज से नजदीक जो फतेहपुर है, जो गंगा और मैं दोआब नहीं कहूँगा, दोआब से थोड़ा सा नीचे फतेहपुर आगरा के पास वो कुछ इलाका बचा था। और वहाँ कोलजयेश्वर के तट तक गोविंदराव वसूली कर पाते थे। तो ये भी कहेंगे कि भाई कोलजयेश्वर तक मराठी इलाका था, क्योंकि जहाँ यहाँ इस छोटे से एरिया में मराठों ने चौकियाँ लगाई थी। अब करकुड़ा यानी आज का फतेहपुर। अब करकुड़ा में गोविंद पंत ने गोपाल गणेश बर्वे और गणेश संभाजी खांडेकर इन अधिकारियों के हाथ में कारभार सौंपा था। निहायत डरपोक, पुरुषार्थ रहित ये दोनों अधिकारी थे। अब इनके हाथ में कारोबार था, बताइए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ भी व्यक्ति के चयन में गोविंदराव ने बड़ी भूल की। गोविंदराव को फतेहपुर इलाके के स्थानिक
जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें कारोबार में होती हैं उन पे लक्ष्य केंद्रित करने की नौबत इन दोनों ने ला दी। बताइए, ये इतने बड़े निकम्मे ये दो हमारे मराठी अधिकारी थे। अंतर्गत प्रशासकीय ये जो कारोबार अंतर्गत चलता है उसमें तो ये माहिर थे। ये भी बता दिया है तो हम कह सकते हैं कि रॉन्ग मैन इन रॉन्ग प्लेस, है ना। अच्छे होंगे लेकिन भाई दूसरे महसूल के कामों में अच्छे होंगे, लड़ाई के काम में तो बकवास थे। रॉन्ग मैन इन रॉन्ग प्लेस परफेक्ट शब्द है। अंतर्वेदी में यानी रोहिलाखंड के एक छोटे से टापू तक अब मराठे सीमित हो गए थे 1760 मई के एंड तक। ये कह सकते हैं कि हो नहीं गए थे, कर दिए गए थे। 5 मई का भाऊ का पत्र है। जाटौन से रामगढ़ यानी आजकल का जो पंचकुला है, जाटौन से रामगढ़ लेके अंतर्वेदी में प्रवेश करने का विचार है और इसीलिए मैं सिरोंजे आया हुआ हूं। मुझे सूझा का एक पत्र आया है। श्रीमंत के जीत को लेकर शूजा बड़ा आश्वस्त है। देखिए मित्रों, ये भाऊ का शूजा से प्यार। मई 1760 को ये भाव लिख रहा है। मई 1760 तक शूजा के जहरीले कपट नीति से भाऊ अनजान था। नजीब और शूजा ये दोनों कपटी षड्यंत्रकारी धर्मांध जानवर लगातार मराठों का मीठा और झूठा बोल के समय बर्बाद कर रहे थे और मराठे उन पे अंधविश्वास किए बैठे थे। भाऊ आगे लिखता है, शिंदों का वकील अब लखनऊ में शूजा के पास पहुंचा है। लगता है कुछ शुभ समाचार लेके आएंगे। अब क्या कहें भाऊ का, मासूमियत कहें, अंधविश्वास कहें, कुछ भी कहो। भाऊ आगे लिखता है, बंगाल से खबर नहीं मिल रही है। बंगाल से क्या खबर भाऊ को अपेक्षित थी? क्या हानि थी? 1760 का समय था, अंग्रेजों ने फ्रेंचों को बुरी तरह से पीटा था और बंगाल में ऑलरेडी खूनी दरिंदे सूफियों ने पूरी समाज व्यवस्था में दीमक लगा के समाज व्यवस्था सड़ चुकी थी पूरी सूफियों की वजह से। ऐसे सड़े हुए समाज व्यवस्था में एक भी नाम लेवा ढंग का राजा महाराजा नहीं, चलो राजा महाराजा छोड़ दीजिए, मनुष्य नहीं बचाता। ये बंगाल की अवस्था थी 1760 की। और भाव पूछ रहा है बंगाल से खबर नहीं आती। हाँ, और ऊपर से 1760 में फ्रेंचों को पीट के अंग्रेज जो गोरे थे वो अपनी नींव मजबूत करने में लगे थे। वैसे बता दूं कि आप जानते होंगे, आपने मेरा सुना होगा, बंगाल नागपुर भोसले के अधीन था जब तक रघुजी था। लेकिन रघुजी के जाने के बाद में उसके 2 पुत्र थे, वो भी मराठा सेना में ही कार्यान्वित थे, लेकिन आप प्रॉपर्टी के चलते आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। बताइए। भाऊ आगे लिखता है कि आप योग्य बंदोबस्त करके चंदावर के तट पर फौज लेके तैयार बैठे। ये गोविंद पंत को कह रहा है। हमारे आने के मात्र भय से अब्दाली भागेगा, ये समझना गलत होगा। भाऊ को समझ आ रही थी कि अब्दाली की चालें क्या हैं। भाऊ आगे कहता है, 1,00,000-1.5 लाख की फौज शोभा बढ़ाने निश्चित नहीं है। वो हमारा सामना करने योग्य समय की प्रतीक्षा कर रहा है। भाऊ बिल्कुल चालें समझ रहा था। रोहिलाखंड में सारी बची कुची जो मराठी सेना है वो चंदावर के तट पे एकत्र करने की भाव की ये मनीषा नजर आती है। वैसे अब्दाली को भी मानना पड़ेगा क्योंकि यही समय था, जून के आसपास अब्दाली ने अली गौहर को बादशाह बना दिया और शूजा को उसने दिल्ली सल्तनत में वजीर बना दिया। अप्रतिम चाल अब्दाली ने खेली मित्रों।
क्योंकि इससे हुआ ये कि शुजा के मराठों के पक्ष में आने के सारे मार्ग अब्दाली ने बंद करवा दिए। अब शुजा का मराठों के साथ हाथ मिलाना कोई मायने ही नहीं रखता था, क्योंकि जिस दो कारणों से शुजा हाथ मिलाना चाहता था, ये दोनों कारण अब्दाली ने पूरे कर दिए थे। बात खत्म है ना। अब्दाली ने बहुत बड़ा ताला लगा दिया शुजा मराठों के संबंधों पर। मराठों को विशेषता ये स्पष्ट संकेत अब्दाली ने दे दिया था। तो भाऊ ने क्या किया, भाऊ ने एक बार श्यामजी रंगनाथ नामक एक वकील को शुजा के पास भेज दिया। बताइए क्यों भेजा? यार मेरा दिमाग ही काम नहीं करता इन दोनों के संबंधों पर। अब वहाँ पे श्यामजी रंगनाथ गया, होने वाला तो कुछ था नहीं, लेकिन वो पहुँचा और वहाँ पे लखनऊ जाने के बाद में गोविंद पंत की अनुपस्थिति देखकर भाई शुजा के माँ का वहाँ पे लखनऊ में रोना शुरू हो गया। आज 15-20 साल से उसका भाई उसकी नित्य भेंट ले रहा था, आज नहीं आया। कितनी हरामी नीच जात के ये जानवर है, देखिए आप। अलतकैया शुजा की माँ यानी सफदर की बेगम, अब ये गोविंद पंत को अपना सबसे प्रिय बंधु मानती थी। अलतकैया की लेवल देख लो आप गंगा जमुना तहजीब की। क्यों मानती थी? क्योंकि सफदर ने बोला होगा इससे आप ताल्लुक बढ़ाओ, इससे प्रेम स्नेह के संबंध निर्माण करो तो मुझे भी फायदा होगा। तो अवध तो ले गया ना, सफदर अवध ले गया मुगल सल्तनत से। जैसे निजाम ने हैदराबाद लिया, सफदर ने अवध क्षेत्र ले दिया, तो उसका तो फायदा हुआ मराठों के स्नेहपूर्ण इससे संबंधों से। चलो आगे नहीं बोलूँगा, वरना वो मेरा ये फेवरेट टॉपिक है और वो मैं बोलते रहूँगा तो आप भी बोर हो जाओगे। विषय पे आते हैं। इटावा के चौकी पर गिलचों ने यानी रोहिलों ने बेड़ा डाल रखा था। नीचे कूरा की चौकी थी। वहाँ कूरा गांव में रोहिला आके बैठ गए थे। और यहाँ का अधिकारी कौन था? गोपाल गणेश बर्वे। आपने 4-5 एपिसोड में सुना होगा कि भाऊ ने बार बार पत्र में चौकियों के बंदोबस्त करने के बारे में लिखा है। 30 मई को भाऊ ग्वालियर पहुंचा। वहां से 150-200 किलोमीटर मात्र दूर आगरा था, लेकिन आगरा तक पहुंचने के लिए मराठी सेना को 40 दिन लगे। 10 जुलाई 1760 को जाकर सदाशिवराव भाऊ आगरा पहुंचता है। वहां से भी उसने लिखा कि रोहिले 10,000 के आसपास है, उनके पास तोपे नहीं हैं। गोपाल बर्वे से कहे मात्र उनके शोरगुल से यानी रोहिलाओं के शोरगुल से डरकर वहां चौकियों से मत भागे। 7-8 दिन में मुख्य फौज आने पर वो फौज गिलचों को निपटाएगी। मतलब भाऊ को बर्वे का कर्तृत्व का पूर्ण अंदाजा था और बर्वे का पूरा कर्तृत्व भाऊ तक निश्चित पहुंचा था, इसलिए नाम लेकर भाऊ पहुंच रहा है। इसी पत्र में भाऊ ने ये भी लिखा है कि अंताजी के जब्ती में मिले चीज़ों का, उनके नकदियों का हिसाब लेना नहीं भूलना। गोविंद पंत को कह रहा है। अब्दाली और जहान खान के शिविर में हलचलें तेज हुई हैं। आप सारे चौकियों के थानेदारों से डटकर मुकाबला करने का निर्देश दे। भाग जाने से थाना बचाते मर जाना बेहतर विकल्प है। भाऊ लिखता है, झुंझुन मरावे हेच योग्य आहे। झुंझुन मरावे हेच योग्य आहे। मैं धवलपुर के 20-25 किलोमीटर दूर शिंदे के फौज से मिल जाऊंगा। शिंदे भी मथुरा के पास हमसे आके जुड़ेंगे और ये हमारी एकत्रित सेना यमुना पार करके आपके यहाँ पहुंचेगी।
लेकिन आखिर में एक वाक्य भाव लिखता है, इटावा की चौकियां छोड़कर भागना बहुत शर्मसार है। वंदे मातरम।